नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है और आप जानते हैं कि अब बहुत कम समय बचा है जब दुनिया की 2/3 आबादी और अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करने वाले 29 देशों के राष्ट्र प्रमुख या उनके प्रतिनिधि भारत की राजधानी नई दिल्ली में जमा होने वाले हैं। आने का सिलसिला आज से ही शुरू हो रहा है। अ, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब कुछ समय बाद लैंड करने वाले हैं और आप ये भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे समय जबकि G20 देशों का सम्मेलन बस कुछ ही कदम दूर था, एक दिन पहले अचानक उनके बारे में पता चला कि वो जकार्ता जा रहे हैं, इंडोनेशिया की राजधानी। बहुत सारे लोगों को आश्चर्य हुआ कि यहाँ इतना बड़ा आयोजन, इतनी बड़ी चुनौती और प्रधानमंत्री 48 घंटे बाद पहले जकार्ता के लिए रवाना हो रहे हैं, तो ऐसी क्या है? तो वहाँ आसियान देशों का समिट था, जो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण और कहना चाहिए कि उसमें बहुत सारे अवसर भारत के लिए देखे जा सकते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री ने सोचा कि इसको अटेंड करना बहुत ज़रूरी है और जब हम बात कर रहे हैं इसके कुछ समय बाद प्रधानमंत्री वापस जकार्ता से नई दिल्ली में लैंड करने वाले हैं। ये जो सम्मेलन हो रहा है, इसके क्या संकेत और संदेश पूरी दुनिया को जाने वाले हैं, इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम जिस तरीके से दिल्ली का बदला हुआ रूप स्वरूप देख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लेकर के भारत मंडपम तक सड़क के दोनों ओर जो हमारी सांस्कृतिक पहचान है, जो विरासत है, उसके जिस तरीके से हम दर्शन कर रहे हैं और दुनिया को भी कराने वाले हैं। जैसा मैंने शुरू में कहा कि 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व और 2/3 अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करने वाले ये देश हैं। ये कितना बड़ा संदेश दुनिया के लिए है कि हम लीडरशिप के लिए तैयार हैं। ये कहा गया था कि ये सदी एशिया की है। अब एशिया में भी जो चाइना की स्थिति है वो तो हमारे आपके और दुनिया के सामने है। वो पूरी दुनिया में करीब-करीब अलग-थलग पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बेरोज़गारी की दर वहाँ 21% से अधिक पहुँच गई है। उद्योग धंधे जो मल्टीनेशनल्स हैं वो वहाँ से बाइंड अप कर रही हैं। भारत, फिलीपींस और वियतनाम जैसे देशों की तरफ बढ़ती जा रही हैं और भारत का जो बढ़ता हुआ कद और सम्मान है, उसी से चिढ़ने की वजह है कि शी जिनपिंग ने नई दिल्ली आने का इरादा बदल दिया है। तो कई मुद्दे हैं, उन पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान जुड़ रहे हैं। उन्हें जोड़ लेते हैं, उनका परिचय आपसे कराते हैं और फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ जुड़ गए हैं जाने-माने रक्षा सुरक्षा विशेषज्ञ, भारत माता की बहुत लंबे समय तक सेवा करते रहने वाले और आज भी कर रहे हैं, मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब। सिन्हा साहब, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। भारत माता की जय हो ओमकार जी। बहुत स्वागत है आपका। और दूसरे भी आपके जाने पहचाने चेहरे हैं। स्वाति तोरसेकर जी किसी पहचान की मोहताज नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार हैं। स्वाति जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्ते, जय हिंद। सबसे पहले तो मैं स्वाति जी आपके पास ही आता हूँ। भारत का अमृतकाल चल रहा है, जो हमारी मूल पहचान है, जो हमारी जड़ें हैं, जो भारतीय संस्कृति की पुनर्स्थापना का प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चतुर्दिक करते हुए दिखाई दे रहे हैं और जिस तरीके से जो इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर में भी भारतीय संस्कृति की जो मूल पहचान है उसको दीवारों पर भी उकेरा गया है, उसके बाहर भी शंख रखा गया है और कल सुबह तो नटराज की
विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा की स्थापना भी वहां पर की गई है। तो जिस तरीके से ये हवाई अड्डे से लेकर के भारत मंडपम तक भारतीय संस्कृति, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, उसका दर्शन हो रहा है, और जिस तरीके से हमारी राष्ट्रपति ने अपने निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा, इसके क्या संदेश और संकेत हैं दुनिया के लिए। और इसमें एक बात और जोड़ देता हूं, नई संसद में प्रवेश भी गणेश चतुर्थी के दिन होने वाला है। ये क्या संदेश और संकेत हैं। इससे पहले जब लोकार्पण हुआ था, हमें नहीं भूलना चाहिए, स्पीकर की चेयर के पास राजदंड की स्थापना की गई थी, सेंगोन की स्थापना की गई थी। जी स्वाति जी। जी बिल्कुल सही आपने जो उदाहरण दिए हैं, एक तो सेंगोल का दिया है, और हम जो देख रहे हैं कि जो सिंबल यूज किए गए हैं इस मीटिंग के लिए और सब जगह प्रस्तुत किए गए हैं, ताकि जो भी डेलीगेट्स आए इनके लिए वो खास तरीके से देख सकते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि पहले तो ये G20 की जो बैठक है, इसकी संकल्पना ही मोदी जी ने की थी। उसका जो ब्रीद वाक्य बोलते हैं हम, जो वसुधैव कुटुंबकम है, और ये तो पूरी भारतीय कल्पना है कि पूरा विश्व यही मेरे परिवार है, और इस परिवार के कल्याण के लिए जो हो रहा है हम कर रहे हैं। तो ये जो है भारतीय तत्वज्ञान से लिया गया जो एक वाक्य है, इसकी जो संकल्पना है उसी के मुताबिक पूरे बैठक का आयोजन किया गया है, इसे हम देख सकते हैं। एक तो मैं अपने जरूर एक आसियान के लिए मोदी जी गए और लास्ट मिनट गए, ऐसे हमने देख लिया है। तो ये तो बहुत बड़ा संकेत है। मैं देखती हूँ कि उनकी टीम इतनी कार्यक्षम है कि उन्हें पूरा भरोसा है, मेरे होते हुए ना भी ये पूरी टीम जो है बैठक का आयोजन ठीक ठीक करेगी। ये जो भरोसा उन्होंने निर्माण किया है और ये पूरी दुनिया आज देख रही है। दूसरा जो हमारे इसरो के शास्त्रज्ञों ने जो उपलब्धि प्राप्त की, ये सब जो एक बैकग्राउंड रहती है। अब इसके लिए भरसक प्रयत्न भी किए गए, और उसमें जो है ये पूरा G20 का आयोजन कैसे किया जाए, इस पर मोदी जी की जरूर छाप है। शायद उन्होंने 8 बरस देख लिया G20 कैसे ऑर्गेनाइज होता है, तो उन्होंने यहाँ पर पहली बार स्पेस इकोनॉमी हो या हेल्थ हो, ऐसे बहुत सारे मुद्दे लेकर अलग अलग श्रेणियां बना दी गई, और 200 मीटिंगें हुई, 13,000 डेलीगेट्स इंडिया आ गए। बोल रहे हैं कि 1 लाख से ज्यादा सिटीजन्स 110 कंट्री से अपने यहाँ आ गए थे। तो एक बहुत भव्य ऐसे आयोजन किया गया है, ये हम देख सकते हैं। लेकिन इसके पीछे जो है उन्होंने बहुत सारा जो मुद्दा टूरिज्म के लिए भी हम लोगों ने 28 राज्य और यूनियन टेरिटरीज में इन डेलीगेट्स को हम लेके गए थे। तो एक पूरा भारत का दर्शन करवाया है कि कोई ये ना समझे कि जो भी विकास हो रहा है ये कोई चंद राज्यों में हो रहा है, लेकिन बल्कि पूरा का पूरा इंडिया आज डेवलप हो रहा है, ये सब लोग देख सकते हैं। तो एक बहुत शानदार शुरुआत है। और एजेंडा जो है इस मीटिंग का, उसके लिए मोदी जी ने पहले ही एक स्पष्ट कर दिया था कि G20 में हम आए हैं तो सिर्फ हमारे लिए नहीं आए हैं, हम प्रतिनिधित्व करते हैं उन देशों का जिनकी यहाँ पर उपस्थिति नहीं है। तो ऐसे जो देश हैं उनसे भी मुद्दे मंगवाए गए थे, और इसीलिए 110 कंट्री से जो प्रतिनिधि आए, इसका कारण ही ये है कि सबको जो समस्याएं साबित होती है उनका जिक्र यहाँ पर हो जाए, ये प्रयास रह गया। तो मैं देखती हूँ कि एक पूरा इंक्लूसिव और ऑल परवेजिव ऐसे एक बैठक का आयोजन हो चुका है, और बहुत सारे सम्माननीय राष्ट्र प्रमुख आ रहे हैं और उनका स्वागत मोदी जी खुद करेंगे, ऐसा लगता है। बिल्कुल सही बात आपने स्वाति जी कही है।
सिन्हा साहब, 20 अस्थायी देश, 9 विशेष आमंत्रित, अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूनाइटेड नेशन समेत दुनिया की 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व और 2/3 अर्थव्यवस्था का भी प्रतिनिधित्व, यानी दुनिया की इकोनॉमी के इंजन हैं ये देश एक तरीके से। ये सब नई दिल्ली में जुट रहे हैं। हम चाइना पर और रूस पर बाद में बात करेंगे, पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का भी जमावड़ा होने वाला है, आने लगे हैं सभी। भारत एक समृद्ध और सक्षम राष्ट्र है, ये संदेश पूरी दुनिया को जाने वाला है। और इस समिट के बाद भारत की जो आभा है, प्रधानमंत्री की जो ताकत है, ये भी दुनिया में एक संदेश के तौर पर जाने वाली है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इतना बड़ा आयोजन, इतने बड़े चैलेंज के साथ, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारत के लिए, और इसके बाद भारत को कौन कौन से लाभ मिलने वाले हैं? देखिए ओंकार जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि भारत एक शेर है। उस शेर को कुछ लोग जो सत्ता में थे उन्होंने पिंजरे में बंद करके रखा था। विदेश में यह छवि थी कि हिंदुस्तान एक पैसिव स्टेट है, भारतवर्ष एक पैसिव स्टेट है, वो ऑफेंसिव मोड में आ ही नहीं सकता है। अभी देखा है, अभी चंद्रयान के बाद आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे वीडियो आ रहा है कि एक हिंदुस्तानी गाय के साथ बाहर खड़ा है और स्पेस का ऑर्गेनाइजेशन अंदर रूम के अंदर बैठा हुआ है। मतलब इस तरह से हम लोग को सपेरों का देश किया कहा गया कि हाथी चलते हैं रोड पे, इस तरह का। मतलब हम लोग अनपढ़ हैं, गंवार हैं, हम एकदम बुद्धिविहीन हैं। और इसको सुधारने में पुरानी सरकारों ने कुछ नहीं किया, ये गिवन करते रहे। चीन यदि संदेश देता था कि दौलत पे गोल्डी एयर स्ट्रिप रिपेयर नहीं होगा, तो जब एयरफोर्स ने फाइल पुटअप किया तो उस पर एनएफ है, नो फर्दर एक्शन। एयर मार्शल बड़ोड़ा ने तो रिस्क लिया अपना कैरियर का, उन्होंने कहा मैं रिपेयर करूंगा, आपको जो करना है कर लो। तो सवाल है कि शेर को यदि पिंजरे में बंद रखोगे तो शेर अपना शक्ति प्रदर्शन कैसे करेगा? 2014 के बाद बहुत ही सिस्टमेटिकली मोदी जी ने पहले तो शेर को पिंजरे से निकाला और धीरे धीरे शेर चिघारना शुरू किया। और उस चिघारने की जो गुंजन है, जो कंपन है पूरे विश्व में फैली, और लोग जब घबराने लगे कि बाप रे बाप ये तो शेर चिघार रहा है, तब उनको महसूस हुआ कि ओ ये नया हिंदुस्तान है। कई फ्रंट पे, मल्टी फ्रंट पे। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं ये G20 के ही परिप्रेक्ष्य में मोदी जी, मैं ओंकार जी, जब हम लोग जूनियर अफसर थे तो एक पार्टी जब होता था मेस में, तो हम पहले 2IC बोलते थे, सेकंड इन कमांड की ऑर्गेनाइज करो, चेकलिस्ट बताओ क्या किए, रिहर्सल होता था, हम कितना कंट्रीब्यूट किए, 2IC अपने अनुभव से सुधार करते थे। कमांडिंग ऑफिसर साहब आते थे लास्ट डे 24 घंटा पहले, क्या क्या रिफाइनमेंट करना है। एक छोटे से इवेंट के लिए इतनी एक्सरसाइज, सोचिए इतना बड़ा एक्सरसाइज G20। देश के इज्जत का सवाल है, इतने लोग आ रहे हैं, सिक्योरिटी, उनका रहना, ट्रांसपोर्टेशन, खाना, कोऑर्डिनेशन, SOP, पुलिस डिप्लॉयमेंट, सेना करे, त्रिशूल करे डिप्लॉयमेंट की, ताकि चीन और पाकिस्तान कोई गदर न करे, खीर में खटाई डालने का काम न करे। ये सब आसान नहीं है। थ्रेट परसेप्शन, क्या क्या कर सकता है लोग, कैसे अपने को छवि बचाना है, ये सब छोटी बात नहीं है। दूसरी चीज, सबसे खासूसियत जो बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं देखता हूं, मोदी जी अपना सनातनी इम्प्रिंट वो विश्व स्तर पे छोड़ रहे हैं। आप उनका ड्रेस कोड देखिए, सब टाई शाई पैंट पहन के घूमते रहते हैं, ये अपने हिंदुस्तानी वेशभूषा में चलते हैं। और शेर की तरह उनका चाल देखिए, मस्त हम शेर की तरह, किसी की चाल है इनकी तरह। तीसरी बात, इन्होंने विश्व का संदेश दिया, नो नॉनसेंस फॉरेन पॉलिसी, कोई मेरे साथ खिलवाड़ करेगा तो ध्वस्त कर दूंगा। सठम साठ्यम समाचरेत, जो लाठी की भाषा समझते हैं उनको लाठी की भाषा में जवाब देना पड़ेगा। सर्जिकल स्ट्राइक इन POK, बालाकोट एयर स्ट्राइक, चीन को अभी हाल फिलहाल में ही अफ्रीका में संदेश कि पहले बॉर्डर सुधारो तब तुमसे बातचीत होगी।
एक आदमी जीपिंग रिक्वेस्ट कर रहा है बातचीत करने के लिए, और मोदी जी बोलते कोई बातचीत नहीं, पहले शांति बॉर्डर पे। हिंदुस्तान का ये सभी देखा है। चीन के इशारे पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ। जॉर्ज फर्नांडिस जी 73 स्ट्रेटेजिक रोड्स का कल्पना किए थे, क्यों 10-12 साल में सिर्फ 12-13 प्रोजेक्ट हुआ? मोदी जी आए, डीजी बीआरओ बॉर्डर रेट ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल पावर बढ़ा दिया, ग्राउंड पे फाइल मूव करने लगी। तो दिल्ली फाइल आती थी, बिना मलाई कल्चर के फाइल अप्रूव नहीं होता था, सब खत्म कर दिया मोदी जी। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया डेवलप। आप देखिए किस तरह से रोड का चौड़ को बढ़ा चौड़ा किया जा रहा है। उस पर भी कुछ लोग एनजीओ आ जाते हैं कि एनवायरमेंट को कष्ट होगा। तो मोदी जी जो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है ना, वो कमाल का बात है। और सोचिए जो एक व्यक्ति, वो मेरा ख्याल 24 घंटा से मुश्किल से 4 घंटा सोते होंगे। जैसा जयशंकर जी ने कहा, वो फ्लाइट में सोते हैं, सुबह फ्लाइट उतरती है और शुरू हो जाता है मीटिंग। 2 दिन रह के फिर फ्लाइट में सोना खाली फ्लाइट में है, होटल में सोना नहीं है। इस उम्र में, मतलब मैं भी 73 का हूं, शरीर कभी कभी बोलता है कि अब थोड़ा सा रेस्ट ले लो। मोदी जी रेस्ट ही नहीं करते। ये तो देवी कृपा है, महादेव का आशीर्वाद है कि हिंदुस्तान को बहुत करेक्ट पोजीशन समय पे ऐसा प्रधानमंत्री मिला। ये महादेव की कृपा है और देवी कृपा। जिस तरह से षड्यंत्र, जिस तरह से इशरत जहान को भेजा गया उनको मारने के लिए, तो वो तो बचते चले आए हैं अभी तक। तो मैं कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान की एक नई पहचान बनी है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। तुम हमसे प्रेम करो, रूस यदि हमको हवाई तरफ प्रेम दिखाता है, इजराइल प्रेम दिखाता है, हम भी प्रेम दिखाएंगे। तुम आंख दिखाओगे एक, हम दोनों आंख निकाल लेंगे। सिंपल अप्रोच। ये भय बड़ा अच्छा लगता है मुझे। जैसे तुलसीदास ने कहा था, बिन भय होत न प्रीत गोसाई, बिना भय के प्रीत नहीं होता है। जब दुश्मन देश की आंखों में मैं भय देखता हूं, मैं एज ए फौजी जनरल बहुत प्रसन्न होता हूं। ये नया हिंदुस्तान है, नए हिंदुस्तान का सूर्योदय हुआ ओंकार जी। मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैंने सपनों में कभी नहीं सोचा था ये सब दिन देखूंगा, लेकिन मैं कृतज्ञ हूं मोदी जी का, जिन्होंने मेरे जीते जी ये दिन देखने के लिए मैं देख रहा हूं। ये मेरा गुड लक है। तो ये है नया हिंदुस्तान। अब मैं बताता हूं G20 के चक्कर में मोदी जी ने क्या मास्टर स्ट्रोक खेला है ओमकार जी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। जी मोदी जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। ये मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक कैसे खेला है। उन्होंने कहा कि अच्छा, हेड काउंट बढ़ाओ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एलाइड कैसे जीते? क्योंकि हेड काउंट ज्यादा था, ज्यादा देश थे उनके साथ। जब भी आप जंग जीतना चाहते हैं या कोई चीज जीतना चाहते हैं, हेड काउंट में आपकी संख्या ज्यादा होनी चाहिए। तो मोदी जी क्या गेम खेले? G20 का मेंबरशिप बढ़ाओ और क्या खेलो? अफ्रीकन कार्ड खेले। अफ्रीकन कार्ड कैसे खेले? जिस तरह से 54 देश अफ्रीका में, 42 देश में चीन का BRI है, कितना पैसा फंसा हुआ है। तो मोदी ने कहा, तेरे को पेट में लात मारता हूं, अफ्रीकन यूनियन को ही अपने ग्रुप में ले आता हूं। तो उन्होंने कहा, ग्लोबल साउथ, अफ्रीकन यूनियन को सदस्य बनाओ, मेंबर्स बढ़ाओ। इतनी बड़ी चोट मारी है मोदी जी ने चीन के पेट पे, इसलिए तो त्राहिमाम कर रहा है। उसके बाद यदि अफ्रीकन यूनियन के देश हमारे साथ हो जाते हैं ओंकार जी, तो फायदा सुनिए, कितना रिच है मिनरल्स में। और हम जब धंधा करेंगे, इकोनॉमिक इसका फायदा उठाएंगे, तब सोचिए क्या बल्ले बल्ले स्थिति होगी। आज इजिप्ट से दोस्ती करके स्ट्रेटजिक, अदानी जी ने स्ट्रेटजिक पोर्ट जगह ले लिया ना, पोर्ट ले रखे हैं ना। अब उसका फायदा देखिए, क्या स्पिन ऑफ मिलेगा। तो सवाल यह है कि ही इज ए स्ट्रेटजिक थिंकर। कुछ होते हैं टैक्टिशियन, टैक्टिक्स है मिडिल लेवल का खेल, स्ट्रेटजी है हायर लेवल का खेल। जब टीम कैप्टन की सोच एज ए स्ट्रेटजिक सुनजू की तरह हो, चाणक्य की तरह हो, तब कौन जीतेगा आपसे? हमारे देश में बुद्धि है, शक्ति है, भौगोलिक क्षेत्र है, वेदर का फायदा है, जमीन फर्टाइल है, क्या नहीं है? खाली था, लैकिंग था तो था इच्छा शक्ति। वो मोदी जी ने दिखा दिया। वही आर्मी, वही फॉरेन मिनिस्ट्री। आज देखिए जयशंकर जी छक्के पे छक्के मार रहे हैं, हर बॉल को छक्का। ये कैसे पॉसिबल हुआ है? ये नेतृत्व से, लीडरशिप से। लीडरशिप मैटर्स। ऐसा क्यों होता है? आर्मी में हम लोग को कहा जाता है
कि यदि कोई कमांडिंग ऑफिसर बैटल लूज करता है कंटिन्यूअसली एक दो, इज सैक्ड, साइडलाइन। और जैसे नेपोलियन ने कहा था, आई डोंट वांट लकी जनरल्स, आई डोंट वांट एबल जनरल्स, आई वांट लकी जनरल्स, जो लड़ाई जीत के हमको दे। तो लड़ाई जीत के तो मोदी जी दे रहे हैं। पांचवा आर्थिक व्यवस्था विश्व में, बेस्ट मिलिट्री इन द वर्ल्ड, रफाल, अभी लाइट टैंक प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, टीओटी हो रहा है अमेरिका के साथ, 414 इंजन हम खरीद बनाने जा रहे हैं। क्या क्या नहीं कर रहे हैं। बॉर्डर पे डिप्लॉयमेंट मोर देन 50,000। अभी त्रिशूल एक्सरसाइज चल रहा है कि यदि चीन पाकिस्तान कुछ गदर किया G20 के समय तो मुंह तोड़ देंगे। तो ये एक नया हिंदुस्तान है, ये पहचान है। तो ये ग्लोबल साउथ का जो गेम खेले, इंक्लूसिव अप्रोच, वो कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई मोदी जी ने वसुधैव कुटुंबकम का क्यों ये नारा डाला। चीन का, ये चीन का भी ऑब्जेक्शन है। और चीन के इशारे पर रहने वाले हिंदुस्तान के अंदर कुछ जयचंद, वो बस ढोल बजाना शुरू कर देते हैं। वसुधैव कुटुंबकम क्यों? अरे ये हमारा सनातनी धर्म है, और ये तो विश्व वर्ल्ड अप्रोच है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये वसुधैव कुटुंबकम। इसमें क्या कष्ट है किसी को? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो मोदी जी तो सबको अपने साथ लेना चाहते हैं। सबका बोलते हैं, सबका साथ सबका विकास। ऐसा कोई वर्ल्ड लीडर है जो बोला सबका साथ सबका विकास? ऐसा कोई है अप्रोच जिसमें बोला गया है वसुधैव कुटुंबकम का? सिर्फ हिंदुस्तान। ये सनातनी सोच है। तो आप देखिए यूपीआई का इंटरफेस, ओमकार जी पहले था 0+2 पेमेंट शेड्यूल, उसके बाद आए मोदी जी 0+1 पे, अब आ गए हैं 0 पे। रियल टाइम ट्रांजैक्शन करो, पेमेंट। कितने देश में अपना यूपीआई हो रहा है? अभी एशियान के साथ यूपीआई की चर्चा हो रही है, इम्प्लीमेंटेशन। आप देखिए, आप इमेजिन कीजिए कि कोरोना के समय जब विश्व की आर्थिक व्यवस्था, अमेरिका की, चाइना की, सबकी एकदम डमाडोल हो गई, हमारा जो जीडीपी था मेंटेन रहा। हमने विदेश को राशन दिया, हमने विदेश को फ्री में वैक्सीन दिया, पपुआ को फ्री में दिया, जहां का प्रधानमंत्री मोदी जी का पांव छुआ है। फॉरेन रिजर्व नीचे नहीं आने दिया, एफडीआई उस समय बढ़ गया। ये कैसे पॉसिबल है? ये सब लीडरशिप, नेतृत्व, एबल क्या। सेम क्रिकेट टीम, सेम फुटबॉल टीम, लीडर अच्छा हो तो जीत जाता है, लीडर नहीं अच्छा हो तो हार जाता है। लीडरशिप बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है ओंकार जी की, मोदी जी सबसे बड़ी बात है, मोदी ओंकार जी ऑन द लाइटर साइड। पत्नी तो कोई है नहीं जो कि बोले कि तुम क्या कर रहे हो, मेरे लिए टाइम नहीं। वो तो टोटली फ्री है, टोटली फ्री है। तो कोई ऑडिट ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। पूरे देश के लिए टाइम है, टाइम ही टाइम है। माँ बेचारी थी, वो चली गई, तो अब तो कुछ भी नहीं, खाली भारत माता, भारत माता। तो ये डिफरेंस है, इज डिफरेंस, इज अ डिफरेंट मॉडल है उनका। और ये देश बहुत गर्वान्वित है कि ऐसा लीडर है। आप देखिए कि मिस्टर बाइडेन दूर से एक मीटिंग में ऐसे करके वेव करते हैं, प्रणाम, इसको प्रणाम मुद्रा मानिए, और मोदी जी आशीर्वाद मुद्रा देते हैं। अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा देश का सबसे बड़ा हेड ऑफ द स्टेट, वो प्रणाम मुद्रा में सलाम ऐसे कर रहा है, और मोदी जी आशीर्वाद मुद्रा में। आशीर्वाद मुद्रा कौन क्या होता है? जो बड़ा अपने बड़ा होता है, छोटे प्रणाम करते हैं, बड़े आशीर्वाद देते हैं। ये पहचान बनाए। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। इस देश के प्रधानमंत्री यूएस प्रेसिडेंट के पीछे पीछे एकदम घूमते रहते थे, पीछे पीछे घूमते थे, कोई पूछता नहीं था। किसी सोशल मीटिंग में देखिए, आज सोशल मीटिंग में देखिए मिस्टर बाइडेन 10 कदम आके बोलते हैं मोदी जी को, अरे भाई आप तो इतना पॉपुलर हो गए, मेरे को इतना डिमांड आ रहा है कि आपके फंक्शन में सब आना चाहते हैं। जाके मिलते हैं। ऐसा कभी आपने देखा था भूतकाल में? नेवर। तो ये नया हिंदुस्तान है ओमकार जी। और G20 इतना सफल होगा, ये मैं बता रहा हूं कि ये हमारे देश को की छवि को एक दूसरे लेवल पे ले जाएगा, एक और हायर जंप दे देगा। पाकिस्तान और चीन को इससे तो कष्ट होगा, लेकिन हमको जो लोग कुछ दोस्त बन के हमारे साथ मित्रता कर रहे हैं, मैं इशारों में कहना चाहता हूं, डोंट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कोई किसी का नहीं है, सब अपना हित देखते हैं। हमको ऑन गार्ड रहना है,
गार्ड डाउन किया, हम पंगे में फंसे। गार्ड नहीं लेट डाउन करना है और ये मान के चलना है कि कहीं ना कहीं छल किया जा सकता है हमारे साथ। जब ये हमारी सोच रहेगी तो हमारे देश को कोई गुमराह नहीं कर सकता, कोई डेंट नहीं कर सकता, कोई हमको हार्म नहीं कर सकता। ये है ओमकार जी। बिल्कुल सही बात आपने कही है सिन्हा साहब। स्वाति जी, ये तो खुद मोदी जी ने भी कई अवसरों पर कहा है कि ये सदी एशिया की रहने वाली है। चीन की हालत हम देख रहे हैं, पतली हो रही है। कंपनियां वहां से बाइंड अप कर रही हैं, अलग अलग कारण हैं इसके। वो भारत, वियतनाम, फिलीपींस और दूसरे देशों का रुख कर रही हैं। चीन में बेरोजगारी की दर 21% से ऊपर है। आज ही मैंने पढ़ा एक न्यूज़पेपर में। शी जिनपिंग भारत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, भारत के उभार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। जिस तरीके से सम्मान बढ़ रहा है दुनिया में हमारा, जिस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट हो गई है, जिस तरीके से चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हुई है, अभी आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग हुई है, इसके अलावा भी भारत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है उसको लेकर के शी जिनपिंग जो है पचा नहीं पाए चीज़ों को। और बहुत सारे लोगों का तो अब ये भी कहना है कि अच्छा हुआ शी जिनपिंग ने नई दिल्ली आना टाल दिया। इन लोगों का कहना ये है कि बाकी राष्ट्र प्रमुखों की तरह उनको भी रेड कारपेट देना पड़ता, और जो हालात इस समय हैं उनमें भारत का बहुत बड़ा वर्ग जो है उनको रेड कारपेट पर चलते हुए या मोदी जी द्वारा उनको उनका अभिनंदन करते हुए देखते हुए पचा नहीं पाता। आपकी टिप्पणी। जी। चाइना ने हम लोगों के आगे अपनी जो एक प्रतिमा बनाई है, वो उन्हीं के लिए घातक साबित हो रही है। अभी देखिए कि कई हफ्तों पहले उन्होंने एक नया मैप इशू किया, और इस मैप में जो भारत के अंग है अविभाज्य, उनको अपने सीमा में ले लिया। अगर ये जो घटना है, हालांकि यही मैप उन्होंने 3-4 साल पहले भी इशू किया था, लेकिन ये बार बार इस तरह की जो हरकतें करते हैं, इसकी वजह से ही रुकावट आई है अपने रिश्तों में। लेकिन उन्होंने इसकी दखल तक नहीं ली है शायद। ये जो मैप का सिलसिला हो गया, नोट करना चाहिए, आसियान के बहुत सारे देश हैं, ये भारत के समर्थन में आगे आ गए, और उन्होंने सब लोगों ने बोला कि ये जो मैप इशू हुआ है इस पर हम भरोसा नहीं करते, हम सहमत नहीं है इससे। तो एक तरह से दुनिया का एक माहौल बन गया है जो चाइना के खिलाफ हो रहा है। ऐसे बोला जाता है कि ब्रिक्स मीटिंग में जब भी दोनों एक साथ चल रहे थे तो मोदी जी ने उनको बोला कि बस आप कौन से रास्ता पकड़ रहे हो, पूरी दुनिया को अपने खिलाफ बना के छोड़ा है। तो आज तक हम लोग बोलते थे कि पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया था, लेकिन अभी तो हम देख रहे हैं कि चाइना को भी अलग थलग कर दिया, और चीजें ऐसे हो गई है, एक तो चाइना और अमेरिका की बनती नहीं, चाइना और यूरोपियन देशों की बनती नहीं है, तो G20 मीटिंग में आकर शी जिनपिंग करे क्या? और जो होस्ट है उनके साथ भी आपके ऐसे संबंध कि जो आप आखिरी मौके पर इस तरह के मैप इशू करो, या तो अलग सी बातें बोल रहे हैं, लोग चेतावनी दे रहे हैं कि इस मीटिंग के दरमियान भी जो हेडलाइंस है वो चुराने की कोशिश होगी, और जो भी एलिमेंट्स है उनके पास, या तो कश्मीर में या पूरे देश में आतंकवादी हमला हो सकता है, या सीमा पर कोई गड़बड़ी हो सकती है। तो ये सब चीजें क्यों आ रही है, उसके पीछे जो फोर्सेस है, शक्तियां है, ये बिल्कुल साफ है। तो सही बात है, आपने बोला कि खुद नहीं आ रहे, लेकिन उनको ये भी नहीं कि अपने परराष्ट्र मंत्री को नहीं भेजा है, प्रीमियर को भेज रहे हैं, क्योंकि उन्हें चाहिए कि जब भी कभी उनके पास अध्यक्षता हो तो लोग नहीं तो उनका भी बहिष्कार कर सकते हैं आगे चलकर।
तो एक संतुलन लाने की कोशिश की है, लेकिन इतनी सी काफी नहीं है। पूरा संदेश जा चुका है कि जब तक आप बॉर्डर इशू रिजॉल्व नहीं करते तब तक रिश्ते तो ठीक हो नहीं रहे हैं। तो ये हालात है चीन की, अपने सामने जो संकट है उसका सामना कैसे किया जाए इस पर ध्यान नहीं है उनका। उनका ध्यान ये है कि भारत को मैं कैसे नीचा साबित कर सकूं। ये गलत बात है। ऐसे जो लोग रास्ता अपनाते हैं उनका खुद का जो एंड है वो क्या होता है हमने देख लिया है। ये पाकिस्तान के रूप में पूरी दुनिया जान चुकी है। यही हालत अगर चाइना अपने लिए चाहता है तो फिर ठीक है, हम भी कोई कुछ उनकी मदद नहीं कर सकते। बहुत सही बात आपने कही है स्वाति जी। सिन्हा साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, मैं कहना चाहता हूं कि बुलेट पॉइंट्स में बताऊंगा कि प्रेसिडेंट जिनपिंग क्यों नहीं हिंदुस्तान आना चाहते हैं। वो चारों तरफ से मौजूदा हालत में घिर चुके हैं, वो दलदल में हैं। और एक सिनेमा मैंने बचपन में देखा था, पड़ोसन, जिसमें गाना था, एक चतुर नार बहुत होशियार अपने ही जाल में फंसत जा। तो प्रेसिडेंट जिनपिंग अपने ही जाल में फंसते जा रहे हैं। उनकी समस्या दो फ्रंट पे है, इंटरनल और एक्सटर्नल। पहले इंटरनल की बात करते हैं। इंटरनल में भी तीन बिंदु है, पॉलिटिकल अनरेस्ट, सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम और पीएलए, पीपल लिबरेशन आर्मी का अप्रोच। पहले पॉलिटिकल पे आते हैं। ये सच है कि जिस आदमी ने, जो प्रेसिडेंट था चीन का 1993 से लेकर जो 2003 तक, जेन चिंग होंग, ये वही व्यक्ति है जिसने जिनपिंग को बढ़ावा दिया, उसको पुलअप किया, उसका मार्गदर्शन किया। उसने अल्टीमेटम दिया है जिनपिंग को कि सुधर जाओ, चीन को बर्बाद मत करो। तो वो ऐसा आदमी नहीं है जिसको जी अरेस्ट कर देंगे और जैसे जजेस को अरेस्ट कर लेते हैं, पॉलिटिकल अपोनेंट्स को अरेस्ट करते ना। बहुत पावरफुल व्यक्ति है, एक इशारे पे कम्युनिस्ट पार्टी में रिवोल्ट हो जाएगा। तो ये समस्या, तो इसका मतलब है कू का डर, इसलिए चीन नहीं छोड़ना चाहता है जिनपिंग। चीन छोड़ा, पंगा हुआ। दूसरा, अब हम आते हैं कि सोशल और इकोनॉमिक फ्रंट पे लोग खुश नहीं है, आर्थिक व्यवस्था डमाडोल है, लोगों का इनकम घट गया है, बेरोजगारी आपने खुद का 21%, बैंक ट्रबल में है, लोगों का पैसा बैंक से जाते हैं, वहां उनको मारा जाता है डंडे से, टैंक वहां पोजीशन कर दिया जाता है। एवरग्रैंड कंपनी 2.6 ट्रिलियन युआन का स्कैम किया है, वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम चीन के इतिहास में। एयरलाइन लॉस में है, मेट्रो लॉस में है, रेलवे लॉस में है। बॉर्डर रोड इनिशिएटिव जो मेन स्ट्रेटेजिक वेपन था जिनपिंग का, वो बर्बाद होने जा रहा है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तो बस सत्यानाश, उसका तो ओम साहा लिखा गया है। अफ्रीका में 42 देश 54 देश में से जिसको चीन ने लोन दिया, वो बोल रहे मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मैं क्या करूं, नहीं दे सकता। तो चीन ने उठाया 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स बीआरआई के लिए, और उसका क्या नतीजा है, वो डूबता हुआ जहाज है। तो इकोनॉमिक फ्रंट पे कष्ट, पीएलए, पीपल लिबरेशन आर्मी, वो खुश नहीं है, उसमें अनरेस्ट हो रहा है। ये बार बार ये हिंदुस्तान से पंगा करवाता है, हमारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। चीन में वन चाइल्ड पॉलिसी के तहत एक लड़के के पीछे उसके पेरेंट्स, उसके वाइफ के पेरेंट्स। वो डरता है यदि मैं मर गया तो ये 4 बुढ़ा बुढ़ियों का क्या होगा। तो मरना नहीं चाहता, जो सोल्जर मरना नहीं चाहता वो लड़ नहीं सकता। मैंने सोशल मीडिया देखा कि लद्दाख में चाइनीज ट्रूप्स आ रहे थे, रो रहे थे कि हिंदुस्तान की फौज तो मार देगी हमें, और हमारी सेना जो है उसमें हमारी महिलाएं इतनी वीरांगनाएं हैं, तिलक लगा के भेजती हैं, जाओ जीत के आओ, पीठ मत दिखाना, तिलक लगा के भेजती हैं। हमारी सेना भूजा खा के लड़ती है। कारगिल वॉर में 18 डिग्री सेलिएंट पे धावा कर बोलती है, जहां 10 कदम आदमी नहीं ले सकता ऑक्सीजन की कमी के कारण। हम लोग बेस्ट है आर्मी इन द वर्ल्ड। तो ये सब फैक्टर चीन को परेशान कर रहा है। अब आते हैं एक्सटर्नल और इंटरनेशनल लेवल पे। चीन की चिंता है कि भाई शादी में ओंकार जी एक ही दूल्हा होता है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, दूल्हे राजा। दूल्हे राजा कौन है इस फंक्शन में? मोदी जी। क्यों? प्रेसिडेंट है, तो वो तो आगे आगे चलेंगे ना, बाकी जनता पीछे पीछे।
तो ये जिनपिंग को पचता नहीं है। वो हमेशा चाहता है मैं हीरो नंबर 1 रहूं, सेंटर पीस रहूं, पूरा फोकस मुझ पे रहे। फोकस तो रहेगा मोदी जी पे, तो दूल्हे राजा तो मोदी जी है। हिंदुस्तान की बढ़ती हुई शक्ति, चंद्रयान, L1, 5th इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री मसल दिखा रहे हैं, पीओके स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, एयरबस, बालाकोट एयर स्ट्राइक, तो ये सब तो नया हिंदुस्तान है ना, ये पच नहीं रहा है। ये जेलसी फैक्टर है कि भाई हम क्यों आए, बेइज्जती कराने। घर के अंदर आग लगी हुई है, सुलग रही है, कभी भी सत्ता परिवर्तन हो सकता है। मोदी जी यहाँ आएंगे तो मोदी जी यदि कोई मुद्दा उठा दिए मैप पे लेके, तो हम क्या जवाब देंगे? तो अच्छा है यदि, देखिए हर एक शादी में ओंकार जी एक होता है फूफा जी, हमारे बिहार में कहते हैं, वो फूफा जी कुछ ना कुछ पंगा कर देंगे शादी में। नाश्ता में लड्डू ठीक नहीं था, वो नहीं था, कुछ ना कुछ कर ही देंगे। सब कुछ अच्छा चल रहा है ना, ना सब कुछ तो ठीक है, लेकिन फिर भी माहौल ठीक नहीं है। अरे तुम माहौल का डिफाइन करो, व्हाट इज माहौल। तो सवाल है कि ये फूफा, ऐसे फूफा ना आए तो ये हमारे लिए अच्छा है। क्योंकि दूसरी बात यह है कि, और मिस्टर पुतिन भी नहीं आ रहे हैं, तो ये जो फोकस रहेगा मोदी जी पे, वो कष्ट का कारण है। मैन्युफैक्चरिंग हब जिस तरह से शिफ्ट मोदी जी कर रहे हैं हिंदुस्तान की तरफ, अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिस तरह से ये पाकिस्तान चीन बहुत षड्यंत्र प्लान किया था ओंकार जी, मेरे को आभास है G20 के दौरान बहुत बड़ा षड्यंत्र होने वाला था। एक षड्यंत्र को तो हम लोगों ने ठोक दिया पीओके में, बाकी उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि कुछ गोपनीय बातें हैं, ठोक दिया। उसके बाद त्रिशूल, एक्सरसाइज त्रिशूल चल रहा है, आ जाओ करो हरकत, फिर बताते हैं तुम्हें खेल। तो चाइना ने नया मैप इशू किया था, टाइमिंग देखिए G20 के जस्ट पहले, ताकि विवाद हो। उसके जो यहाँ पर एजेंट्स है ना कुछ पॉलिटिकल पार्टी में, वो ढोल बजाना शुरू कर देते हैं, नया मैप चीन ने कर दिया, ये कर दिया, लद्दाख में चले इतना हथिया लिया जमीन। अरे 62 हजार स्क्वायर किलोमीटर तुमने दे दिया तुम्हारे खानदान ने, तब तो कुछ चर्चा नहीं हुई। तो ये सब चीज देख के जो है वो चीन परेशान है कि भाई बेइज्जती कराने, एक तो सत्ता का खौफ गया, और बेइज्जती कराने से अच्छा है। और फौज में यूनिट में किसको इंपॉर्टेंस मिलता है? कमांडिंग ऑफिसर को। 2IC को कोई नहीं पूछता है, गुड मॉर्निंग सर गुड नाइट होता है, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं। तो कमांडिंग ऑफिसर तो मोदी जी हैं, 2IC बन के क्या ये नहीं रहना चाहता? ये चाहता मैं भी कमांडिंग ऑफिसर, मैचिंग रहूं स्टेटस। देयर कैन नॉट बी टू कमांडिंग ऑफिसर्स। G20 में 2 कमांडिंग ऑफिसर नहीं हो सकता, एक ही है मोदी जी। तो ये है कष्ट का कारण। बेइज्जती मत कराओ, अपने घर में रहो, पहले अपने आप को सिक्योर करो, कहीं सत्ता न परिवर्तन हो जाए। और कम्युनिस्ट तो रूथलेस है, सत्ता परिवर्तन हुआ तो गए जी, 72 हुड के पास पहुंच जाएंगे। तो ये है चक्कर, इसलिए नहीं आया है। बहुत सोची समझी रणनीति है ओंकार जी। या जी जी साथी जी, एक टिप्पणी इस पर जरूर चाहूंगा। ये G20 में क्या G2 उभरते हुए हम देख रहे हैं, चीन और रूस? हालांकि रूस के राष्ट्रपति के ना आने की वजह तो दूसरी है, पर फिर भी 2 शक्तिशाली देश तो हैं, और रूस के साथ तो हमारे बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं। और जो दक्षिण अफ्रीका ना पहुंचने का एक बहाना था पुतिन साहब के पास, भारत में तो वो खतरा भी नहीं था, फिर भारत आने से उन्होंने क्यों परहेज किया? खतरा मतलब एक है कि अंतरराष्ट्रीय कोर्ट जो है उनका आदेश था उनके सामने, तो शायद उसी की वजह से टाल रहे थे। और अगर आप देखें पूरा जो G20 का जो पूरा माहौल है, इस पर यूक्रेन वॉर की एक परछाया है। और जो पूरा जो वेस्टर्न कंट्रीज आ रहे हैं उनका तो कहना है कि ये पुतिन ने शुरू किया, तो थोड़ा उनके लिए और होस्ट कंट्री के लिए भी ये पूरा संभालना थोड़ा कठिन हो जाता था कि पुतिन यहाँ पर आ जाए, क्योंकि कंफर्ट लेवल कम हो जाती है। और जिस तरह से एक हम बोलते हैं बैड ब्लड तैयार हो गया है दोनों खेमों में। और एक कहीं से भी हमने देखा है कि कोई शांतता का प्रस्ताव जो है वो ना रशिया को मान्य है ना यूक्रेन को मान्य है। तो जो सुझाव जो हो लिए गए थे उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। तो ऐसे जो हालात है G20 से
रशिया को जो फल मिलने थे वो भी थोड़े कम हो गए, क्योंकि एक तरह से आर्थिक निर्बंध ला गए हैं। तो G20 में तो ज्यादातर इकोनॉमी की बातें की जाती थी, तो रशिया को तो उससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। तो उनके लिए तो एक स्ट्रेटेजिक महत्व जो था वो पूरा कम हो गया है G20 के स्तर पर। और ये जो दूसरी बात हम कर सकते हैं कि उनका और चाइना का जो रिश्ता है आज एक पूरी तरह से चाइना पर अवलंबी तो आ गया है उनके लिए। देखते हैं हम कि चाइना का जो बहुत सारे एसेट थे वेस्टर्न कंट्रीज ने फ्रीज कर दिए थे, और एक बड़ा आर्थिक संकट उनके सामने था। तभी चाइना के जो 4-5 वित्तीय संस्था है उन्होंने ही मदद भेजी थी। और एक तरीके से सेना की जो सामग्री होती है वो या स्ट्रेटेजिक जो पोजीशनिंग होता है वो सब रशिया को आज चीन से मिल रहा है। तो अगर चाइना भी नहीं जा रहा है तो रशिया शायद नहीं आता है। आपने सही बात कही कि ये G2 करके उभर रहे हैं, लेकिन वही मेरी समझ ये है कि ये जो परिस्थितियां पैदा हो गई इसका कारण है अमेरिका का रुख यूक्रेन की तरफ। और अगर शायद 2024 में डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट ना आए और रिपब्लिकन आ जाए, तो आज के जो कैंडिडेट रिपब्लिकन बोल रहे हैं उनके कहने से ये समझता है कि उनका फोकस है रशिया से हट जाएगा और चीन की तरफ वो फोकस करने वाले हैं। अगर ऐसी परिस्थितियां आई तो पुतिन को थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा और उनका जो रुख है वो अलग से सामने आ सकता है। इसलिए ये परिस्थिति जो है ये शायद थोड़ी फ्लूइड है। 1 साल के बाद हम देख सकते हैं कि क्या बदलाव आ सकता है इसमें। जी सिन्हा साहब, ये क्या पुतिन और शी जिनपिंग दोनों ही अमेरिका के राष्ट्रपति का सामना नहीं करना चाहते? देखिए, अभी तो हम लोगों ने कवर किया कि जिनपिंग क्यों नहीं आना चाहते हैं। अभी मैडम स्वाति जी बहुत अच्छा कवर किया उन्होंने। मैं भी कुछ बताना चाहता हूं कि पुतिन क्यों नहीं आना चाहते हैं। फिर वही बात, इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल। इंटरनल एंगल में 5 पॉइंट है मेरे पास, एक्सटर्नल एंगल में 6 पॉइंट। 5 पॉइंट क्या है? पुतिन डर रहे हैं कू का डर, टेक ओवर का डर। जिस तरह से वैगनर चीफ की मृत्यु हुई है वो शक मिस्टर पुतिन पे जाता है कि उन्होंने मरवाया है। तो वैगनर ग्रुप एक बहुत ही खतरनाक सो कॉल्ड सिविलियन मिलिट्री आउटफिट है। तो उनका क्या रोल होगा? कहीं वो पंगा तो नहीं करेंगे? यूक्रेन वॉर को लेके रूस के अंदर असंतोष फैला हुआ है, आक्रोश फैला हुआ है। कितने सोल्जर्स रूस के मारे गए हैं। तो आंतरिक स्थिति जो है वो गड़बड़ है, लोग खुश नहीं है। ये है मिस्टर पुतिन का डर। वो समझते हैं कि हम भी यदि रूस छोड़ के बाहर आए तो कहीं सत्ता परिवर्तन न हो जाए। अब आप आते हैं एक्सटर्नल एंगल पे। जिस तरह से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पुतिन का अरेस्ट वारंट इशू किया है, इसी डर से वो साउथ अफ्रीका नहीं गए। हालांकि हिंदुस्तान में उनको कौन छू सकता है जब मोदी जी यहाँ बैठे हैं, लेकिन फिर भी एक कंट्रोवर्सी तो जनरेट होगा ना। वो आएंगे तो लोग चर्चा करेंगे, व्हाट इज ही डूइंग हियर, क्या कर रहा है, उस पर तो अरेस्ट वारंट है। तो एक तरह से एम्बैरेसमेंट होगा, तो उसको अवॉइड कर दो। इसी डर से, आईसीजे के डर से वो साउथ अफ्रीका ब्रिक मीटिंग में नहीं गए, बाली भी नहीं गए। तीसरा है जो बहुत ही विवाद वाला सब्जेक्ट है यूक्रेन वॉर, उस पर भी अटैक आएगा। ये तो वॉर क्रिमिनल है, लोगों को मरवाया, तो यूक्रेन वॉर पंगा कर देगा, वहां भी उन पे अटैक आ सकता है। तो इस तरह से यदि निंदा होगी तो लॉस ऑफ फेस होगा। तो बेइज्जती कराने से अच्छा है अपने घर में बैठे रहो। और एक और बिंदु हो सकता है, उनकी सोच होगी कि हम खीर में खटाई क्यों डालें, खीर में खटाई क्यों डालें। G20 मोदी जी बहुत अच्छा हैंडल कर लेंगे, मेरे आने से यदि खीर फट जाएगा तो मैं क्यों आऊं। तो इनडायरेक्टली वो मोदी जी के हितैषी के रूप में कहते हैं चलो हम नहीं आएंगे, वही शुभ शुभ है, मेरे लिए भी शुभ है, आपके लिए भी शुभ है, विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए, चलो भाई हम अपने घर ही में रहते हैं। तो मेरा ख्याल ये सब बिंदु महत्वपूर्ण है। और जो G2 की आप बात कर रहे हैं कि चाइना और रशिया एक्सेस,
देखिए, रशिया ट्रस्ट नहीं करता है चीन को, ओंकार जी, आई एम वेरी क्लियर। चाइना को इनफैक्ट कोई देश ट्रस्ट नहीं करता, पाकिस्तान भी ट्रस्ट नहीं करता है, मैं आपको बता रहा हूं। तो सवाल है कि ये सब शतरंज का चाल है, एक चाल तुम चलो, एक चाल हम चलेंगे, तुम घोड़ा चलोगे, हम घोड़ा चलेंगे, तो ये चाल चलता रहेगा। बट सारांश यही कारण जो है कि मिस्टर पुतिन नहीं आ रहे हैं। बट ओवरऑल उन्होंने इनडायरेक्टली मोदी जी को सपोर्ट किया है कि भाई शुभ शुभ हो, दूल्हे राजा जी आपका फंक्शन अच्छा हो, हम दूर से ही बिगुल बजाएंगे, शंखनाद करेंगे और बड़ा खुश होंगे। जय ओंकार जी। भारत के लिए बहुत ही प्रतिष्ठापूर्ण क्षण है, समय है, और भारत की जो कीर्ति पताका है वो पूरे विश्व में इस समय फहरती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में कुछ फूफा अगर हैं जो गाल फुला करके बैठना चाहते हैं तो बैठें, इससे भारत का कोई नुकसान नहीं हो रहा। जैसा हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने कहा एएनआई के साथ इंटरव्यू में, उन्होंने उनसे पूछा गया था कि चीन के और रूस के राष्ट्रपति क्यों नहीं आ रहे, तो उन्होंने कहा कि वही जानते होंगे कारण, पर कम से कम भारत कोई कारण नहीं है उनके ना आने का। आप दोनों जुड़े और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप लोगों ने चर्चा की है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। थैंक यू सो मच। नमस्कार। भारत माता की जय। भारत माता की जय।